ये पे रहा था 24 या 25,000 रुपए का। तो मतलब ऐसे मुझे ले बैठेगा ये मुझे ले बैठेगा ऐसे करके ओनर से पता करा तो ये रहेगी। तो ये सारी चीज और एक ये भाई इसमें वो नहीं दिखाता न्यूट्रल नहीं दिखाता साइड से भाई बहुत इतना ऊपर तक आती है भाई, यहाँ तक फील होती है। तूने बेनेली में पूछा कि इतनी ज्यादा हीट, ये हीटिंग इशू तो हुआ है। हाँ। कैसे कि ये बाइक है सबको पता है डिस्कंटिन्यू हो गई, बंद हो गई है। अब किसी एक बंदे के पार्ट्स होंगे। अब अगर वो चीज़ 10,000 की है ना, मोनोपोली है, वो 15,000 की बेच सकता है। वो एक डाउन साइड रहता है। वो थोड़ी सी मतलब लीनियंट चलती थी, एग्रेसिव होती थी। इसका वो वाला हिसाब है। इसका रैप बैंड बहुत ज्यादा लंबा है। 18 अभी मैंने परसों माइलेज टेस्ट करा उसमें 31 की दिखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है बेनेली 600i, पबजी वाली बाइक है। तो बेसिकली काफी लोग बहुत दिनों से ना बोल रहे थे कि भाई बेनेली पे वीडियो बनाओ। ना बनाने का रीजन देखो यही था, चीज लेते के साथ ही वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता। वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज लिया तो जब थोड़ा उसको चला लो, ऑन कर लो, या फिर थोड़ा सा मतलब उसके साथ घुल मिल जाओ, तब उसके ऊपर वीडियो बनाना या फिर कंटेंट निकालने में मजा आता है। फिर चीजें समझ में आती है ओवर द टाइम कैसी है कैसी नहीं है। तो इस बाइक को जब परचेस करा था, सबको पता है कि भाई हमने प्री ओन ली थी और काफी बढ़िया प्राइस पे बाइक मिल गई थी और काफी अच्छी कंडीशन में थी। ऑलमोस्ट ये मिली है 9,000 कुछ किलोमीटर पे चली हुई मिली थी। राउंड फिगर में 9,000 बोल सकते हो। और अभी ये चल चुकी है ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर, 1690 किलोमीटर हमने इसको ऊपर से चला डाली है। तो जिसके अंदर एक इस पे राइड भी हुई है, ऑलमोस्ट धनौल्टी साइड की तरफ गए थे, एक राइड भी हुई है, दिल्ली के अंदर भी चला रहे हैं, और अब गर्मी आ गई तो गर्मी में भी चला रहे हैं। सो आज इसका लेते हैं एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू पबजी से। तो ओवरऑल कैसी बाइक है, कैसी नहीं है, चलाने में क्या स्पेसिफिकेशंस रही हैं, क्या है क्या नहीं है, मतलब सारी चीज़ें इस वीडियो में जान लेंगे। ओए चश्मा कब लेके आया तू? भाई चश्मे का तो मुझे पता ही नहीं था। तो चलो भाई, ओवरऑल बेनेली के बारे में ना मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बेनेली पे वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा सबसे पहले ओनरशिप रिव्यू ही बनाते हैं, ठीक है अब जी। तो हमने सबको बताया हुआ है प्री ओन्ड बाइक है, कितने की लिए है, क्या है क्या नहीं है, एक बारी बता दे। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा बिल्कुल शुरू से। थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा। मैं कॉन्टिनेंटल लेने वाला था, ठीक है। इस प्राइस रेंज में मैं दूसरी बाइक पे भी जा सकता था, या मतलब सबसे पहले तो मेरा बजट था, ठीक है। मेरा बजट ही 4 लाख का था कि मैं 4 भी वो खींच के हुआ था। वैसे मेरा एग्जैक्ट बजट 3 लाख का था। फिर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके 4 लाख पे आया। तो मेरे मन में 4 बाइकें आई थी, RC 390, ड्यूक 390, कॉन्टिनेंटल GT 650, निंजा 300। ड्यूक इसलिए नहीं ली क्योंकि तेरे पास थी। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हमें भी कंटेंट चाहिए, वो तो है। फिर वही चीज़ है, मतलब डेली चला ही रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। मेरा तेरे को चलाने का मन करेगा ड्यूक 390 का, तो एक्सचेंज हो जाएगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, वो ऑलरेडी घर में है। RC 390 मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को उसका लुक अच्छा नहीं लगता मुझे। और अगर RC पे भी कंटेंट बनाना हो तो अक्षय भाई के पास है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को उसका लुक इतना अच्छा नहीं लगता जो पुरानी वाली का लगता था। तो मैंने ये चीज छोड़ दी। उसके बाद मैं आया कॉन्टिनेंटल पे, मेरा एकदम कट्टर मन बन गया था। मैं गया भी था उस पे रॉयल एनफील्ड पे चेक वैक करने, तो वो मेरे को 4 लाख की पड़ रही थी। तो 4 लाख की देखी, और फिर मतलब जो चीज़ें इसके अंदर है ना, सेम वही चीज़ उसके अंदर है। वेट, हीटिंग इशू, प्राइस, आवाज़, सारी चीज़ें, वो भी रो है, ये भी रो है। तो फिर मैंने ना एकदम चलते चलते मेरे पे एक रील आई, स्क्रॉल आई इंस्टाग्राम पे बेनेली की। और मैं याद है जब हमने लास्ट टाइम संडे राइड भी करी थी, मैं तुझसे पूछ रहा था कि पबजी ये कौन सी गाड़ी है, तो तूने कहा बेनेली है, ये बहुत भारी है, इसको मतलब कोई लेगा तो कोई दूसरी अच्छी सी ले ली। वेट में थोड़ी हैवी है, मैंने हाँ वेट में थोड़ी सी हैवी है। फिर मैंने वो उसके बारे में सर्च करा, वेट हैवी है और एक्चुअल में हैवी है, जो परेशान करता है। फिर कहीं ना कहीं बात निकल के आई, मैंने कहा यार जब 4 लाख की मैं वो ले रहा हूँ, 50,000 साढ़े चार लाख की ली थी मैंने, बता भी रखा है मैंने। 4.5 लाख की ये ली थी, 20-30 हज़ार रुपये नाम कराने में लगे क्योंकि गुजरात नंबर था। तो वही राउंड फिगर में 4.5 लाख रुपये मानो मैंने ये गाड़ी ले ली, क्योंकि कॉन्टिनेंटल से अच्छी पावर मिल रही थी, लुक भी उससे मेरे को थोड़े से अच्छे लगे। लुक की तो चलो छोड़ो, वो तो मेरी पर्सनल राय है। लुक तो हाँ चलो पर्सनल प्रेफरेंस, वो तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना दूंगा। दूसरी चीज़, फिर मेरे को इनलाइन 4 का मजा मिल रहा है, क्योंकि इन बाई चांस अगर मैं मान लो मैं G900 पे किसी अदर बाइक पे स्विच करता हूँ, तो जो गलतियाँ मैं उस बाइक के साथ करूंगा ना, वो गलतियाँ हाँ इस पे सीख लूंगा। सही है। हाँ एक मेरा ये थोड़ा सा वो रहा। और फिर अगर देखो 600 सीसी में देखा जाए, अगर तू कॉन्टिनेंटल लेता तो उसमें कितने bhp 47, इसमें कहाँ था, 80 bhp के आसपास पावर है, कि पावर भी डबल मिल रही थी। और सिर्फ 50,000 रुपए देते ही पावर डबल, और फिर साउंड भी है, इनलाइन 4 है, मतलब बहुत कुछ अपग्रेड हो रहा था। टायर अच्छे हैं उसके कॉन्टिनेंटल के मुकाबले। मैंने थोड़ा कंपैरिजन करा था, नापतोल में ना नेगेटिव पॉइंट डाले थे और पॉजिटिव। हम सब ने टूर मारा, वो टूर मारने का भी यही था कंसर्न मेरा कि थोड़ा सा यूज टू हो जाऊंगा, क्योंकि गली मोहल्ले में ना इतना यूज टू नहीं हो पाऊंगा जितना मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोड भी मिल जाता है, लीन वगैरह, या मतलब ट्रैफिक पब्लिक पुलिस, वो सारी मतलब उसको लेकर ना थोड़ी जो हेजिटेशन है हर ट्रेन पे चल जाती है बाइक, वो खत्म हो जाती। तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। माइलेज के बारे में बात करूँ तो इतनी खास नहीं आई थी माइलेज 18 की, मतलब एक टैंक में
180 किलोमीटर चल रही थी। 18 और अभी मैंने परसों माइलेज टेस्ट करा, उसमें 31 की दिखा रहा है। अबे 20 तो मेरी ड्यूक देती है यार, 20 22 23 ड्यूक देती है, तो अगर ये 18 दे रही तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ 15 भी बढ़िया है इसकी। और अभी तो थोड़ी कम इसलिए दे रही है ना क्योंकि अभी नई नई बाइक है, तो मैं ना जानबूझ के यूँ करता हूँ। हाँ हाँ हर हाँ कोई हाँ करेगा, हाँ 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 है ना साउंड के लिए। अब जैसे जैसे मैं थोड़ा सा इसको लेके निकलता हूँ लगेगा। ना, तो अब मैं कम करता हूँ ये सारी चीजें, बेमतलब में हाई रेट जाना, हाँ, ठीक बेमतलब है। में पहले गेट दूसरे गेट पे भगाना। मैक्स आउट करना। हाँ, तो इस वजह से अब थोड़ी सी उसके मुकाबले माइलेज अब अच्छी हो गई है। और प्लस फिर एक चीज ये भी रहेगी, जब डेली चलाएगा तो फिर छठे गियर में इसको 5 या 6000 आरपीएम पे चलाएगा, हाईवे चलती पे है रैप भाई। नहीं वो ऑब्वियसली 4 सिलेंडर नहीं चलेगी तो कौन चलेगी, ये 4-5000 आरपीएम पे छठे गियर पे चलेगी। और जब इसको हाईवे पे लेके जाएगा तो वहाँ पे इफिशियंसी बहुत अच्छी है, लो एंड टॉर्क बहुत जबरदस्त होता है इन बाइकों का। अब 4 सिलेंडर में भी लो एंड टॉर्क नहीं मिलेगा तो फिर किस में मिलेगा, केटीएम में मिलेगा। एक चीज है, जैसे मान ले तेरी ड्यूक में या RC390 में ना, वो झटका, वो जो पंच है ना, वो इसके अंदर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब कि गाइस ये बोलना क्या चाह रहा है कि ओवरऑल इस बाइक का जो लो एंड टॉर्क है ना वो बहुत अच्छा है। इनिशियली जो इसका इंजन का कंप्रेशन रेशियो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है कि हाई कंप्रेशन इंजन जो होते हैं वो नहीं है इसके अंदर। तो एक बिगिनर के लिए एक बेस्ट सुपर बाइक, हाँ एक बिगिनर के लिए बेस्ट सुपर बाइक रह सकती है। आपको अगर एक सुपर बाइक के सेगमेंट में उतरना है या फिर अगर आपको कभी भी एक सुपर बाइक लेनी है तो बीइंग अ बिगिनर ये बेस्ट बाइक रहने वाली है। इसके बाद अगर बंदा इसको चला ले 1-1.5 साल अच्छे थे ना, तो इसके बाद मैं तो इतना बोल सकता हूँ अगर एक सिंसियर राइडर होगा, सेंसिबल राइडर होगा तो लीडर क्लास पे स्विच कर सकता है, कर सकते हैं इजीली। अगर थोड़ा एक सिंसियर राइडर होगा तो। 6000 आरपीएम के बाद ना, जैसे RS थी ना, जो अब BS6 वाली आ रही है या मतलब BS4 वाली है, वो थोड़ी सी मतलब लीनियंट चलती थी, देन वो aggressive सूट होती करती थी। इसका वो वाला हिसाब किताब। इसका रैप बैंड बहुत ज्यादा लंबा है। हाँ, बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है। तीसरे गियर में 160 चली जाती है। बिल्कुल इसका रैप बैंड बहुत लंबा है। ये बिल्कुल मतलब जब रेड लाइन होने वाली होती है ना तब बहुत गलत लेवल की ब्रूटल पावर डिलीवर करती है। इसकी एक चीज बहुत गंदी है, हीटिंग इशू बहुत अंत लेवल का गंदा, अंत लेवल का गंदा। क्या क्या परेशान कर रहा है? तो तेरे को दिखा देता हूँ। ये हीटिंग इशू तो हुआ है। कैसे? अरे उसकी चैन साफ कर रहा था, यहाँ झटका लग गया, जैसे यूं उठाया था। अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ पे पैर टच हो गया। आई गॉट इट। अच्छा चल, जैसे कि ओवरऑल ये तो टच हुआ, ये तो किसी भी गाड़ी में होगा तो हो जाएगा, पर इसका वैसे भी ना, जैसे लाइक मैं भी चला रहा हूँ तो यहाँ से ना पता नहीं क्यों राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से भाई बहुत इतना ऊपर तक आती है भाई, यहाँ तक फील होती है। तूने बेनेली में पूछा कि इतनी ज्यादा हीट क्यों आ रही है, कहीं मेरी बाइक में कुछ इशू तो नहीं है? पूछा मैंने। क्या बोले? तो मैं उनके पास गया, मैंने गाड़ी चेक कराई तो इसके अंदर डला हुआ था कार वाला कूलेंट। वो मैंने मसूरी में डलवाया था, याद है ना? हाँ, वो जो क्योंकि बंद मेरे हो को रही बार थी। बार हीटिंग ऐसा महसूस हो रहा था। तो इसके अंदर जो कंपनी मतलब जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी ना, उन्होंने अच्छा कूलेंट नहीं डाल रखा था, तो मैंने मजबूरी में वहाँ पे जो भी डलवाया वो कार वाला डलवाया था, इस वजह से थोड़ा बढ़ा था। अब थोड़ा सा गर्मी आ गई, अब भी वही सेम सिचुएशन है, अब कुछ फर्क नहीं है। पर अब तो तूने वो पर्पल वाला डलाया होगा ना जो सुपर बाइक वो का मैंने आता भी है? से ही डलवाया है। हाँ ठीक वो सबसे बेस्ट है। सर्विस में इंजन ऑयल को छोड़ के एक मेजर सर्विस करवा के आया था मैं। मेजर सर्विस अब बस अब इंजन ऑयल बदलवाना रहेगा, वो करवा लियो, ठीक है। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूँ, प्री-ऑन्ड की आप कोई सी भी प्री-ऑन्ड ले लो, उसके ऊपर 10 से 15 हजार रुपए आपको लगाने ही पड़ेंगे, ऑब्वियसली यार, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे पे कब तक ट्रस्ट कर लोगे जब तक खरीद नहीं लेते। खरीदने के बाद अगर बाद में कल के दिन को कहीं लॉन्ग रूट पे लेके निकलो, अगर रोड पे खड़े हो जाओ ना, फिर उससे बड़ा गिल्ट नहीं होगा, उससे बढ़िया पहली चेकअप करा लो। मैंने जिससे गाड़ी खरीदी उसने बोला कि क्या नाम है, गाड़ी आपके 6 महीने तक सर्विस नहीं मांगेगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी सर्विस हो रखी है। अब मुझे कैसे पता इसने कौन सा इंजन ऑयल डलवाया है और कब डलवाया है, कब डलवाया है? इंजन ऑयल की भी तक समय रहता है ना, एक गाड़ी लाइफ खड़े रहती है खड़े यार उस खड़े चीज की खड़े भी, में खराब हो। ऑब्वियसली। पर एक चीज मेरे को इस गाड़ी की अच्छी लगी, साउंड तो अमेजिंग जो है, मतलब पैसे वर्थ निकाल देता है। अगर मैं जब निकलता हूँ ना, भले माइलेज कम हो, हीटिंग इशू ज्यादा हो, वेट रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा हो, पर पूछते क्या छोड़ो, बेनेली लोगों की आंखों से दिख जाता है। बेनेली मशहूरी साउंड के लिए है, बेनेली को जानते ही लोग इसी वजह से हैं। वरना देखो ओवरऑल देखो इस बाइक की जो लुक है ना, साइड प्रोफाइल से अच्छी है, टेल सेक्शन बहुत सुंदर है, बट फ्रंट के अंदर बेनेली को सख्त काम करने की जरूरत थी। ये क्यों ऐसा गोल गोल सा बनाया है इसका डिजाइन? हाँ। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने कॉन्टिनेंटल भी चलाई है, कॉन्टिनेंटल और ये अप्रॉक्स दोनों में 40 किलो या 30 किलो का फर्क होगा नहीं? हाँ, इससे ज्यादा नहीं है, 200 ये 230 के आसपास वो 205 है, ये 230 35 40 मैंने है। एक चीज देखी, कॉन्टिनेंटल इसके मुकाबले चलाने में भारी फील होती है। वो मैं बताता हूँ क्यों होती है। ये ओवरऑल कहना पता है क्या चाह रहा है, ये भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कमाल रहता है, इसके अंदर चौड़े टायर हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी अच्छी है, तो ये चलाते टाइम ज्यादा हैवी वेट फील नहीं कराती है। इसको जिगजैग करना है, कटवट मारना है, इतनी भारी नहीं लगती है। कॉन्टिनेंटल वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करती है, टायर पतले हैं, थ्रोटल कर दो फिसलती है, तो वो सारी दिक्कतें कॉन्टिनेंटल के साथ हैं और वो रहेंगी भी जब तक उसमें। बेनेली की सबसे गंदी बता देता हूँ मैं, जो मेरे को अभी तक फील हुई, 5 बताता हूँ, चलो टोटल 5 राउंड फिगर में हीटिंग हो गया यार 600 सीसी है, वो तो देख झेलना पड़ेगा। पर
अगर मान लो आप इस समय ट्रैफिक में हो ना, धूप पड़ रही है, इसके इंजन पे कहीं से हवा आने के चांसेस नहीं है, तो भाई ये पैर खा जाएगी, बहुत गंदा। एक ये हो गया, दूसरा इसका क्लच एक्चुअल में बहुत टाइट है भाई। हाँ, इसका हर बेनेली का मैंने पता भी करा ये चीज हाँ हमने लेने से पहले ही पता करी थी, क्लच हैवी है, क्लच और थ्रोटल हैवी है। इसमें मतलब वायर तो नहीं डलवाई थी मैंने, जो वायर निकलवा के उसको क्लीन विलीन करवा के ऑयल वॉयल लगा के, पेट्रोल से क्लीन करवा के, उसके बाद एक दिन सही चली, 2 दिन से चली, फिर ये टाइट हो गया। ओके, मतलब ये एक्चुअल में ही ये रहेगा ही ऐसा, हाँ, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। मैंने 2-4 बेनेली ओनर से पता करा, तो ये रहेगी। तो ये सारी चीज, और एक ये भाई इसमें वो नहीं दिखाता, न्यूट्रल नहीं दिखाता, मतलब न्यूट्रल दिखाता है, गियर नहीं दिखाता। हाँ, तो ये मेरे को कमी खलती है कई बार। हाँ, कि यार ये तो होना चाहिए था ना, क्योंकि मान लो मैं स्पीड टेस्ट भी करता हूँ, तो मैं अपने मुंह से तो बोल रहा हूँ गाइस तीसरा गियर लग गया, चौथा गियर लग गया, पर गाइस को एक बार पता चल जाए ना, तो वो कई बार खुद भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, कि मान लो लोकल में 20-30 की स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि इसका लॉ एंड टॉर्क अच्छा है, रेस छोड़ दोगे ना, क्लच छोड़ के भी ये चौथे गियर पे भी 30-40 पे चलती रहती है, रेस ये भी चलती रहती है। तो वो एक चीज इसके साथ अच्छी लगती है। सीट कंफर्ट तो ठीक है, मैंने टूर मारा था। हाँ, सीट कंफर्ट वगैरह सारी चीजें, रेस्टोरेंट गुड है। लाइट्स इसकी कैसी हैं? नहीं, बिल्कुल वाहियात भाई, एकदम टट्टी। मैं पता नहीं मैं क्यों चला रहा हूँ इसे, बस इसके ऊपर मैं सोच रहा था जब मैं रैप कराऊँ ना, स्मोकी ब्लैक करा लूँ, क्योंकि वो भी है, वही थ्रो दे रहा है, और ये नॉर्मल भी वही थ्रो दे रहा है। कुछ नहीं दिखाती रोड, कुछ भी, मतलब देखो देखने में जब इसकी हेलोजन जलती है ना, बहुत तेज जलती है, ऐसा लगता है कि वाओ एकदम रोड दिखाती होगी। और इसमें एक चीज और है, पुरानी जो बाइक्स आती थी ना, उनमें अगर लो बीम जलाओ तो लो बीम जलती है, हाई बीम जलाओ तो हाई बीम जलती है, और दोनों एक साथ नहीं जलती हैं, या तो लो बीम या तो हाई बीम। और हेलोजन भी है, तो हमने सोचा अच्छा थ्रो देती होगी। और सुपर बाइक्स के अंदर आज तक जो इतिहास गवाह है, हमने जो बातें सुनी है ना, कि अगर इनकी वायरिंग छिड़वाओ, कुछ भी वायरिंग इन द सेंस कुछ भी ऑक्सिलरी लाइट लगवाओ, कुछ भी लगाओ, तो इनकी बैटरी सीधा ड्रेन हो जाती है। वो चीज है, उस डर से हमने इसमें अलग से लाइट नहीं लगवा रहे, और ये बहुत बुरी है। मेरे को बोला भी था, जैसे लाइक मैं अभी खड़ा हूँ ना, मेरे साथ मेरे सामने भी एक लड़के का सीन हुआ था। जैसे मान लो मैंने ये चाबी ऑन कर दी, लाइट जल गई, हाँ ये ऑन हो गई ना, और इतने मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, कोल्ड स्टार्ट नहीं करा, मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ, हेलमेट पहन रहा हूँ, कोन में इंटरकॉम कनेक्ट कर रहा हूँ, ये वो 1-1.5 मिनट में ना, अगर मैंने एक सेल्फ मारा स्टार्ट हो गई तो सेल्फ मारा स्टार्ट हो गई तो हो गई, वरना फिर ये धक्का मार के स्टार्ट होगी। तो मतलब मेरी गाड़ी का नहीं, ये मैं Z900 का बता रहा हूँ। ठीक। तो ये थोड़ा सा इनकी बैटरियों का ना बहुत पंगा, मतलब ये सुपर बाइक्स को लेकर बैटरी का इशू ना हमने काफी सुना है, तो वो वजह से हम इसमें लाइट्स का काम छिड़वा नहीं रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन माउंट लगवाया था, तो उसने वायरिंग करी थी ना चार्जिंग वाली, हाँ, तो मेरे को लगा मेरी गाड़ी ना उस वजह, क्योंकि मेरे में ना बीच में मिसिंग प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे को लगा ना ये वायरिंग के चक्कर में भी हो सकता है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं खलल बैठ रही थी कि मैंने मोबाइल फोन होल्डर लगवाया, चार्जिंग के लिए लगवाया, मोबाइल फोन होल्डर तो वो साला टूट के गिर गया अपने आप ही, तेज हवा चली, 120-140 गई, मतलब 130। ये नीतू तो चला रहा था जब गिरा था, नीतू ने तो तोड़ी थी मेरठ में, तो वो टूट के गिर गया। तो मेरे को लगा उसकी वायरिंग से प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में ना तेल ही खराब आ रहा है। ओके, पेट्रोल मेरी गाड़ी भी, जो मेरी R15 है उसने भी मिसिंग मारी, अक्षय भाई की R15 ने भी मिसिंग मारी, सॉरी आरसी अक्षय भाई की आरसी ने, नित्तू की R15 ने भी मिसिंग मारी, मेरी वाली R15 ने भी मारी, और विक्की भाई की R15 ने भी मिसिंग मारी। और पता है ये मेन प्रॉब्लम ना, जो वो वाला पेट्रोल है ना, नॉर्मल वाला, उसमें ज्यादा थी, वरना इसको नॉर्मल पेट्रोल मिला था पहाड़ों पे। हाँ, तूने नॉर्मल डलाया था, और मेरे को नॉर्मल नहीं डलाना पड़ा था, मेरी चल गई थी उसने में, क्योंकि मेरी जब से लो एंड टॉर्क बढ़ा है ना, मेरी एवरेज ठीक दे रही है, तो वहाँ पे उस चीज़ का फर्क पड़ा। अब तो पावर ही डलवाता होगा ना इसमें तो पेट्रोल? हाँ, मैं पावर ही डलाता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं, 3-4 रुपये का तो है। हाँ, 4-5 रुपये का फर्क है, बाकी परफॉर्मेंस में फर्क पता चलता है। हाँ, एक चीज़ और इसकी ना, मतलब मेरे को ब्रेक अच्छी लगी, ब्रेक अच्छी लगी। हाँ, मेरे को आगे वाली ब्रेक सही लगी, ठीक है, मतलब ब्रेक कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, वही चीज़ है जो मैं कहता नहीं था कि जब ड्यूक चला के मैं कहता था कि 150 पे मार रहा हूँ, तो ब्रेक्स तो मैंने इसकी जब फर्स्ट टाइम चलाई थी मैंने उसको जो भी बताया था, ब्रेक बहुत बढ़िया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी फ्रंट की ब्रेक बढ़िया, रियर ब्रेक भी बढ़िया है इसकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट की बढ़िया। ये बटन है ABS और नॉन ABS वाला, ये एक्चुअल में काम करता है, मेरे को अभी पता चला था। कैसे? मैं राइड रिव्यू कर रहा था ना, तब मैंने पता चला। अभी इसके ABS चालू है। अच्छा, तो मैं तो तेरे से कह रहा था ABS चालू है, क्योंकि ABS की लाइट ऑफ हो जाती है, इसको एक बार दबा दो तो ABS बंद हो जाएगा। अब ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि पहले ना मैं जब चला रहा था ना नॉर्मल, तो मैं पीछे वाली ब्रेक मारता था ना तो स्किड खाती थी। हाँ। अब पता नहीं ये बटन दबा हुआ था या क्या था क्या नहीं था, तो मैंने मजे में एक बार इसको ऐसे पुश कर दिया। हाँ। अब ये दोनों पे ABS चालू हो गया। दोनों पे? हाँ, सही है, बढ़िया है। अब ये बंद कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। पर एक चीज देख लेता ना, चलाते टाइम होल्ड करके बंद होगा, जहाँ तक है चलाते टाइम यहाँ पे ABS की लाइट आती है ये वाली, वो तो आगे की 4-5 सेकंड ही आती होगी, उसके बाद नहीं आती ना, तो फिर तो ऑन ही है ABS, फिर तो इसका मतलब यही समझ में आएगा ना ABS ऑन है। तो ये तो बात रही देखो ओवरऑल सारी बाइक की। मैं एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जैसे लाइक बेनेली है, तो बहुत लोगों ने बोला था कि क्या नाम है इसके पार्ट्स नहीं मिलते, ये भी है। Yes. जो एक्चुअल में थोड़ा सा जो लोगों का अब मेन कंसर्न होगा कि हाँ पार्ट्स नहीं मिलते, ये है। मैं बता देता हूँ, जो नॉर्मल पार्ट्स है ना, जो एक्चुअल में खराब होते हैं 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, लाइक चैन सेट हो गया, ब्रेक पैड हो गए, जो नॉर्मल घिसने वाली चीजें हैं, वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे दुकान पे भी और शोरूम में भी। पर जो बड़ी चीजें ना जो कभी कभी खराब होती है, लाइक फ्यूल पंप हो गया, पिस्टन्स हो गए, फ्यूल पंप भी मिल जाएगा, एक
एक बार के लिए मान ले सेल्फ में कोई इशू आ गया तो वो पार्ट्स मिलने में इशू होगा। रेयरली खराब होते हैं ना, क्योंकि ये आते हैं महंगे 20-20 30-30 हज़ार रुपए के, तो कोई भी दुकान वाला नहीं रखता 30,000 40,000 का स्टॉक एक साल के लिए नहीं रखेगा। तो आप जाओगे ऑर्डर लगाओगे 1 महीने में 15 दिन में आ जाएगा। यही हाल KTM का भी है, सबका है। यामा का भी है। अगर आप कोई मतलब अंदरूनी पार्ट लेने जाओगे ना तो थोड़ा तो समय लगता है, फिर लोग कहते हैं कि क्या नाम है बस पार्ट्स नहीं मिलते। एक चीज से पता है किससे डरते हैं मैं बताता हूँ। अब जैसे अच्छा मान मैं ले एक चीज़ और बहन बता लिया दूं, जैसे जो इसके पार्ट्स है ना वो मतलब वो 900 वाले ही खर्चे हैं इसके। 900 मतलब मतलब 900 G900 के जो पार्ट्स वार्ट्स वगैरह आते हैं ना उतने ही खर्चे हैं। मतलब सेकंड हैंड में जैसे 3,000 रुपए का डिस्पैच, 4,000 रुपए की डिस्पैच, वही वाले इसके। पर मैंने इसमें 1,000 रुपए का डलवाया अगला पिछला। पिछला। चल पिछला सस्ता होगा ना, पिछला 1000 का ठीक है। नहीं, मैं तो कॉपी डलवाया था ना, ओरिजिनल बेनेली नहीं डलवाया था मैंने। तो ब्रेक लग रहा है हाँ मेरे को सही लग रहा है। पर देखियो R15 में भी वो 950 का देते हैं, लाइव वो भी वही काम करता है। लाइव देखियो ना कितनी रहेगी, उससे डिपेंड करता है। देखेंगे। नहीं मैं कह रहा था जैसे कि अभी तूने बोला बेनेली के पार्ट्स वगैरह मिल जा रहे हैं, ठीक है चलो वो हर बंदा समझता है कि हाँ पार्ट्स मिल जा रहे हैं, बट एक मेन कंसर्न क्या निकल कर सामने आता है जब जैसे कि ये बाइक है सबको पता है डिस्कंटिन्यू हो गई, बंद हो गई है। अब किसी एक बंदे के पार्ट्स होंगे, अब अगर वो चीज़ 10,000 की है ना, मोनोपोली है, वो 15,000 की बेच सकता है, वो एक डाउन साइड रहता है। पर ना 2-3 वेबसाइट है मैंने देखा था, एक चेन्नई वेन्नई की, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। मैंने भी मतलब ना मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पीछे वाले सस्पेंशन में थोड़ा सा प्ले है, थोड़ा डांस करती है। हाँ थोड़ा सा ना ऐसा लगता है, लाइक मैं दिखा देता हूँ इधर। अब पता नहीं मेरा वहम है या जो भी है। नहीं थोड़ा करती है पबजी, ये करती है डांस हल्का सा, ट्रैवल हल्का सा ज़्यादा है इसका। ये देखो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे को मन में कहीं ना कहीं शक आ रहा है। ये वो बेनेली में मैंने पूछा तो 12,000 रुपए का सस्पेंशन आया। 12,000 का आ रहा है? 12,000 का। और ये ना रिपेयर नहीं होता, रियर सस्पेंशन आगे वाले तो हो जाते हैं, पीछे वाला किसी भी गाड़ी का चाहे स्प्लेंडर हो वो रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस ही होगा। रिप्लेस ही होगा। मैंने बाहर पता करा, मतलब एक इंस्टाग्राम पे वेबसाइट डॉक्टर मिस्टर मैकेनिक। अच्छा इंस्टाग्राम पे? हाँ ओके मैंने उनसे बात करी, दिल्ली के बहुत वो है क्या, मतलब सारे सुपर बाइकर दिल्ली बॉय बनी है, मतलब सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। तो उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे 7,000 रुपये बताए। फिर एक जो अपने भाई है अख्तर भाई, उनसे बात करी, उन्होंने बोला 6,000 में हो जाएगा। तो मतलब है बहुत लोग हैं, रोहिणी में भी मैंने एक बंदे से पता करा। मतलब थोड़ा यही है कि जैसे कि हम थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारते रहते तो मिल जाता है, जो बंदा थोड़ा ऐसा चाहिए कि एक बार में जाऊं वन शॉट में काम हो जाए, वो चीज़ थोड़ा सा इशू मैंने अभी आएगा। कल ही बेनेली गया था ना मैं, इसका ये क्या नाम है, ये उसमें सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये वाला सेंसर डाला था एक। हाँ ये वाला बटन चेंज करा होगा। ये बस ये सेंसर, ये छोटा सा पुद्दू सा दिख रहा है ना ये। हाँ ये आगे का। हाँ बस ये इतना इतना हाँ ये बार बार का। बस ये डाला था उन्होंने और 200-300 रुपये लिए थे। अब जानते हो दिक्कत क्या है, अब मान लो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर्विस कितने को जाएगी, क्योंकि मेरे को ना अभी शक है कि इसके अंदर गाड़ी जो मैंने सेकंड हैंड खरीदी, प्री ओन्ड खरीदी, इनमें इंजन ऑयल कौन सा डाला हुआ है। हाँ अब मैं अपने अनुसार डलवाऊंगा ना, अपने तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने की सर्विस हो जाएगी, मिनिमम कितने तक की हो जाएगी, क्योंकि ये सारा एक्सपेक्ट पे चलता है, क्योंकि खुलने के बाद पता चलेंगे कि डिस्पैच गए हैं जो भी सारी डिस्पैच डलेगा, ऑयल फिल्टर। मैंने बोला मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। मिनिमम उन्होंने बताया 6,000 रुपये, मैक्सिमम बताया 8,500 रुपये। इसके बीच में ही होगी आपकी सर्विस। पर इसके बीच में ये होगा ना कि क्या नाम है, कोई भी पार्ट नहीं डलेगा, सिर्फ इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और तेरा जो छोटा मोटा काम होगा, ब्रेक पैड्स क्लीन कर देना, ये सारी चीज़ें, और ये वायर वगैरह क्लीन कर देना, बस ये होगा। इनकेस अगर ब्रेक पैड्स डलते हैं तो उसका एक्सपेंस अलग जुड़ेगा, और अगर कुछ भी चीज़ अलग से डलती है तो उसका एक्सपेंस अलग से जुड़ने वाला है। ठीक है, वो चीज़ तो है ही। तो एक बारी गाइस चलो आपको आवाज़ सुना के फिर वीडियो को एंड मारते हैं। और बाकी देखो ओवरऑल अभी तक तो पबजी इससे खुश है, अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बारी रुक जा, इस बात का और जवाब दे दे, 1 मिनट रुक जा। हाँ अभी तक तो फिलहाल मैं खुश हूँ। खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रिएक्शन जो आता है ना उसके हिसाब से तो मैं नहीं रिएक्शन एक अलग चीज़ है, खुद को चलाने में मज़ा आना चाहिए, उससे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। ऐसा लगता है ना कि बस 2 वेट में झेल लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को आई यूज्ड टू हो गया हूँ, समय के बाद हर हो जाए, वो हो जाता है। बस मेरे को ना एक चीज बहुत बुरी लगती है कि इसका यार क्लच ना और ये टोटल रिस्पॉन्स ये थोड़ा सा हल्का होता ना, तो मैं ट्रैफिक में भी आराम से, मतलब अगर लंबा भी ट्रैफिक लगा हुआ है ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर थोड़ा सा लंबा ट्रैफिक आ जाता है ना तो वेट तो चलो मैं संभाल लेता हूँ, कोई नहीं, हल्का फिंगर में पेन होता है। ये उंगलियां ना थोड़ी जवाब सा देने लग जाती हैं, या तो अभी मैं पूरे तरीके से इन 2 चीजों से यूज्ड टू नहीं हूँ। नहीं उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि देखो एक तरफ ये चला रहा है बेनेली जिसमें सब निहायती कठोर है, दूसरी तरफ चला रहा है R15 जिसमें निहायती स्मूथ है, ये भी बहुत स्मूथ है, ये भी बहुत स्मूथ है, एक उंगली से मैनोवर हो जाता है उसमें एक उंगली, और उसमें तो दबाना ही नहीं है, उसमें तो कोई शिफ्टर है, यहाँ दबाना पड़ रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाकी तो ओवरऑल देखो बाइक से हैप्पी। और जो पीछे की चेन में से आवाज आ रही थी वो कट कट लगने की, वो ढीली थी ना, बस वो ना 2 वजह से आती है, एक जब वो ढीली होती है और एक जब इसके अंदर ना ल्यूब नहीं हुआ, लुब्रिकेंट की कमी होती है। बाकी तो चेन सेट वगैरह सही है इसका, एकदम ज़्यादा कोई मतलब चली हुई भी नहीं है, ओवरऑल सेट है मामला पानी। टायर्स की कंडीशन भी बढ़िया है। बता दे भाई, कोई भी अगर लेने जा रहा है ना तो ज़्यादा अपना होशियार पना मत दिखाओ। 2,000 रुपये में या 500 रुपये में कोई भी एक बढ़िया सा मैकेनिक, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये सही कहा। हाँ तो फिर भाई देखो ये चीज़ तो इसने सारी बता दी। अब एक बारी साउंड सुन के वीडियो निपटाते हैं, एक बारी आइडल फिर हल्का सा रैप, ज़्यादा नहीं कुछ यहाँ पे। अब
हम भाई थोड़ी ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ना ज़्यादा रेव नहीं कर सकते हैं, बाकी फ्लाई बाय वगैरह के शॉट्स वगैरह डालेंगे मस्त फुल पावर जब रोड पे भगाते हैं ना। शॉट डाल दिया ना एक हाँ भी नितू ने जो बनाया, हाँ वो वाले शॉट आप देख लेना, वहाँ पे मस्त आपको फुल पावर नजर आएगी, बाइक भगती हुई बढ़िया सी आवाज़। तो ओवरऑल देखो ऐसा कुछ इसका 600i का अभी तक ओनरशिप रिव्यू है। बेसिकली देखो 1500-1600 किलोमीटर चला चुके हैं, जहाँ पे थोड़े बहुत खर्चे भी हैं। ओवरऑल बाइक कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है सारी चीज़ें आपको बताई भी है, एक राइड भी करी है। तो कंप्लीट अगर बात करी जाए ना तो प्री ओन्ड बाइक लेने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो बताऊंगा एक डिटेल्ड वीडियो में। तो फिलहाल देखो ओनर तो अभी खुश है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे चलाएगा वैसे वैसे चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी जब 10-15 हज़ार किलोमीटर चला लेगा ना फिर समझ में आएगा कि ब्रेक पैड्स का क्या खर्चा है, टायर्स का क्या एक्सपेंस आ रहा है, और सर्विस कॉस्ट में जैसे अभी 6,000 8,500 का अपना एक मिथ है वो कितना क्लियर होता है, वो एक चीज़ निकल कर सामने आएगी। तो ऐसे ऐसे ओवर द टाइम चीज़ें समझ में आती हैं। और मैं एक बात बताता हूँ भाई, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसकी सर्विस होगी। अब एक बात सोचो, इसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर या फिर उस पर होगी क्या कहते हैं 6 महीने या 10,000, तो एक साल में आपको 2 सर्विस करवानी है। और अगर एक सर्विस आपकी 10,000 की हो तो एक साल में आप 2 सर्विस कराओगे 20,000 रुपये की। और जब आप 10,000 किलोमीटर चला लोगे तो मे भी शायद से तब आपका टायर का पेयर डलेगा, ये पेयर आता है 24 या 25,000 रुपये का। तो मतलब ऐसे ऐसे करके इसका जो एक्सपेंस है वो आएगा। तो चलो ये मैं एक डिटेल वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे आपको परचेज करनी है कैसे ओन करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन।